एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 11 फिजिक्स यानी सीबीएसई क्लास 11 के एलएडब्ल्यूएस ओ एफ मोशन चैप्टर को कामली रिवाइज करेंगे। मैं गौरव और मेरे साथ हैं सुहानी। अगर नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। जयपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा अनन्या को पहले लगता था कि यूनिफॉर्म मोशन बनाए रखने के लिए लगातार फोर्स चाहिए। आज हम उसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। हम फोर्स, एरिस्टोटल्स फैलेसी, Galileo's inertia, Newton's three laws, momentum, impulse, conservation of momentum, equilibrium, friction, circular motion और फ्री बॉडी डायग्राम्स कवर करेंगे। बीच में क्वेश्चंस, प्रेडिक्शंस और एग्जाम टिप्स होंगे। जहां डाउट आए, 1 सेकंड रुककर खुद आंसर सोचिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम सिर्फ फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, हर लॉ के पीछे रीजनिंग देखेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा बदल जाए तब भी तुम्हारा आंसर ना अटके। तुम नोटबुक में छोटे फोर्स डायग्राम्स बना सकते हो और अगर बस सुन रहे हो तो भी हर क्वेश्चन पर मन में जवाब देने की कोशिश करना। चैप्टर की शुरुआत एक बेसिक क्वेश्चन से होती है। बॉडीज की मोशन को गवर्न क्या करता है? पहले वाले चैप्टर में हमने मोशन को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से डिस्क्राइब किया था। अब सवाल है कि वेलोसिटी बदले क्यों? किसी फुटबॉल को रेस से चलाने के लिए किक चाहिए और मूविंग बॉल को रोकने के लिए ऑपोजिट फोर्स चाहिए। फोर्स देने वाली एक्सटर्नल एजेंसी कांटेक्ट में हो यह जरूरी नहीं। हाथ, विंड और फ्लोइंग वाटर कांटेक्ट एग्जांपल्स हैं, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल या मैग्नेट का आयरन नेल को अट्रैक्ट करना डिस्टेंस से फोर्स के एग्जांपल्स हैं। तो पहला ब्रॉड आइडिया है, एक्सटर्नल एजेंसी कांटेक्ट में हो सकती है या दूर से भी एक्ट कर सकती है। अब लिसनर चेक। अगर एक स्केटर हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब पर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो क्या उसे यूनिफॉर्म मोशन बनाए रखने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए? अपना आंसर तुरंत मत बोलो, पहले सोचो वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है या नहीं। अगर फ्रिक्शन को आइडियल सिचुएशन में इग्नोर करें तो आंसर है नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है और चैप्टर का सेंट्रल मैसेज यही है कि नेट फोर्स मोशन को बनाए रखने के लिए नहीं, मोशन की स्टेट बदलने के लिए जरूरी है। लेकिन रियल लाइफ में फ्रिक्शन इस बात को छिपा देता है। अरिस्टोटल का व्यू था कि मूविंग बॉडी को मूविंग रखने के लिए लगातार एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। यह व्यू कॉमन एक्सपीरियंस से नेचुरल लगता है, क्योंकि फ्लोर पर टॉय कार को खींचना बंद करते ही कार रुक जाती है। लेकिन कार का रुकना फोर्स की जरूरत नहीं, फ्रिक्शन के अपोजिंग फोर्स की वजह से है। यही एरिस्टोटल की फैलेसी है। टॉय कार को कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए चाइल्ड का अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस करता है। दोनों फोर्सेस कैंसिल होकर नेट फोर्स जीरो देते हैं। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल एब्सेंट होती तो कार को चलाते रहने के लिए चाइल्ड को लगातार फोर्स नहीं लगाना पड़ता। गैलीलियो ने इसी डिस्टिंक्शन को समझने के लिए इंक्लाइन प्लेन और डबल इंक्लाइन प्लेन पर विचार किया। डाउनवर्ड मोशन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, अपवर्ड मोशन में रिटार्ड करता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरमीडिएट केस है। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। डबल इंक्लाइन प्लेन में बॉल एक साइड से नीचे आती है और दूसरी साइड पर लगभग उसी हाइट तक चढ़ती है। दूसरी प्लेन का स्लोप घटाने पर बॉल वही हाइट पाने के लिए ज्यादा डिस्टेंस तय करती है। लिमिट में दूसरी प्लेन हॉरिजॉन्टल हो तो आइडियल फ्रिक्शनलेस केस में मोशन कभी सीज नहीं होगा। गैलीलियो का कंक्लूजन था कि रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। दोनों में नेट फोर्स जीरो और एक्सेलरेशन जीरो होता है। रियल वर्ल्ड में बॉल फाइनाइट डिस्टेंस के बाद फ्रिक्शन से रुकती है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को आइडियल लिमिट तक सोचने से नेचर का सही लॉ सामने आता है। एक छोटा रिकॉल, इनर्शिया का अर्थ क्या है? यह किसी ऑब्जेक्ट की चेंज को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट मेंटेन करना चाहता है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहना चाहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स स्टेट बदलने के लिए कंपेल न करे। न्यूटन ने गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया को फर्स्ट लॉ के रूप में लिखा। एवरी बॉडी continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise। एग्जाम में इसका सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हो। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन
एक सटल पॉइंट मिस मत करना। अर्थ पर बुक टेबल पर रेस्ट में है, इसका मतलब ये नहीं कि बुक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। बुक पर वेट नीचे और नॉर्मल फोर्स ऊपर लगते हैं। ये इक्वल और ऑपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स 0 है। फोर्सेस एब्सेंट नहीं, बैलेंस्ड हैं। करेक्ट रीजनिंग ये है, बुक ऑब्जर्व्ड रेस्ट में है, इसलिए फर्स्ट लॉ के अनुसार नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। इससे हम कंक्लूड करते हैं कि नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड वेट के बराबर और डायरेक्शन ऑपोजिट है। उल्टा रीजनिंग कि फोर्सेस इक्वल हैं, इसलिए बुक रेस्ट में है, हर सिचुएशन में सेफ नहीं है। सडनली स्टार्टिंग बस वाला एग्जाम्पल देखो। फीट फ्लोर के साथ फ्रिक्शन की वजह से आगे एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन बॉडी का बाकी हिस्सा इनर्शिया के कारण पहले वाली स्टेट मेंटेन करता है। इसलिए पैसेंजर रिलेटिव टू बस बैकवर्ड झुकता है। बस अचानक स्टॉप करे तो बॉडी आगे जाती है। कार के केस में भी डिस्टिंक्शन यूजफुल है। कार स्टेशनरी है तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। पिकअप के दौरान एक्सेलरेशन है, इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। स्मूथ स्ट्रेट रोड पर कांस्टेंट वेलोसिटी में फिर नेट फोर्स 0 है। कार का एक्सेलरेशन इंटरनल इंजन फोर्स से अकेले एक्सप्लेन नहीं किया जाता। रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स देती है। एक क्विक चेक। एक्सेलरेटेड स्पेसशिप से एस्ट्रोनॉट बाहर निकलता है और नियर बाय स्टार्स का ग्रेविटेशनल इफेक्ट नेग्लिजिबल है। इंस्टेंट आफ्टर सेपरेशन एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन कितना होगा? स्पेसक्राफ्ट का पुराना एक्सेलरेशन उसके साथ कैरी नहीं होता। करंट लोकेशन पर करंट नेट फोर्स देखना है। आंसर 0 है, क्योंकि सेपरेशन के बाद एस्ट्रोनॉट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 माना गया है। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। फोर्स हिस्ट्री की मेमोरी लेकर बॉडी के साथ नहीं चलता। उस इंस्टेंट पर जो फोर्स है वही एक्सेलरेशन डिटरमाइन करती है। यही हमें सेकेंड लॉ के लोकल नेचर तक ले जाएगा। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। फोर्स का रोल स्टेट ऑफ मोशन बदलना है। अपने लिए एक लाइन लिखो। जीरो नेट फोर्स मींस जीरो एक्सेलरेशन, न कि नेसेसरली जीरो वेलोसिटी। यही लाइन कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में तुम्हें बचाएगी। अब हम सेकेंड लॉ में एंटर कर रहे हैं, जहां नेट फोर्स 0 नहीं है। पहले मोमेंटम डिफाइन करते हैं। मोमेंटम p इक्वल्स मास m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। मास बढ़े या स्पीड बढ़े तो सेम डायरेक्शन में मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। लोडेड ट्रक और स्मॉल कार को सेम टाइम में सेम स्पीड तक पहुंचाने की बात सोचो। ट्रक की मास ज्यादा है, इसलिए उसे सेम चेंज इन वेलोसिटी देने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। इसी तरह सेम स्पीड पर हैवी बॉडी को स्टॉप करने के लिए ग्रेटर अपोजिंग फोर्स चाहिए। मोमेंटम इन ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करता है। स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। सेम मास की फास्ट बुलेट को स्टॉप करना डिफिकल्ट और डैमेजिंग हो सकता है, जबकि मॉडरेट स्पीड पर इफेक्ट कम होगा। इसलिए फोर्स का इफेक्ट सिर्फ मास पर नहीं, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसलिए ये मोशन के इफेक्ट के लिए रिलेवेंट क्वांटिटी है। मोमेंटम का डायरेक्शन वाला एस्पेक्ट भी जरूरी है। स्टोन को यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में घुमाते समय मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलती है। डायरेक्शन चेंज भी मोमेंटम चेंज है, इसलिए फोर्स चाहिए। केवल स्पीड बदलने पर ही फोर्स लगता है, यह सोचना इनकम्प्लीट है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि मोमेंटम के चेंज की रेट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और चेंज फोर्स की डायरेक्शन में होता है। SI यूनिट्स में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 लेने पर नेट एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल्स dp/dt और फिक्स्ड मास के लिए F इक्वल्स ma। एग्जाम पॉइंट। F इक्वल्स ma लिखते समय F को नेट एक्सटर्नल फोर्स समझना है, कोई सिंगल रैंडम फोर्स नहीं। अगर कई फोर्सेस एक्टिंग है तो पहले उनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालो, फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। माँ को अलग एक्स्ट्रा फोर्स मत मानना, माँ फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे। इसलिए 1 न्यूटन इक्वल्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला के साथ यूनिट और डायरेक्शन दोनों लिखना न्यूमेरिकल आंसर्स में यूजफुल रहता है। सेकंड लॉ वेक्टर लॉ है, इसलिए इसे x, y और z कंपोनेंट्स में अलग अलग अप्लाई किया जा सकता है।
अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो स्पीड का मैग्नीट्यूड अनचेंज रह सकता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है। सर्कुलर मोशन इसी आइडिया का स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। यह लॉ लोकल रिलेशन भी है। किसी पॉइंट पर किसी इंस्टेंट में फोर्स उसी पॉइंट और उसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन डिटरमिन करती है। अर्लियर मोशन की हिस्ट्री एक्सेलरेशन को डायरेक्टली कैरी नहीं करती। इसलिए प्रॉब्लम में करंट फोर्सेस केयरफुली आइडेंटिफाई करना जरूरी है, स्पेशली जब बॉडी किसी मूविंग व्हीकल से रिलीज होती है। मिनी क्विज। कोई बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटरीली रेस्ट में है, क्या उस इंस्टेंट पर फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो होंगे? 1 सेकंड सोचो। वेलोसिटी जीरो होना और एक्सेलरेशन जीरो होना सेम स्टेटमेंट नहीं है। आंसर नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इंस्टेंटली जीरो है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी डाउनवर्ड वेट के रूप में एक्टिंग है, इसलिए एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि v इक्वल जीरो मीन्स फोर्स इक्वल जीरो। स्टेट और रेट ऑफ चेंज को अलग अलग देखना है। अब एक न्यूमेरिकल पैटर्न। बुलेट की मास 0.04 किलोग्राम है, स्पीड 90 मीटर पर सेकंड है और ब्लॉक उसे 60 सेंटीमीटर में स्टॉप करता है। चैप्टर के सॉल्यूशन में कांस्टेंट रिटार्डेशन मानकर एक्सेलरेशन निकाली जाती है। फिर सेकंड लॉ से एवरेज रेजिस्टिव फोर्स 270 न्यूटन मिलती है। यहाँ वर्डिंग ध्यान से पढ़ना। आंसर एवरेज रेजिस्टिव फोर्स है। एक्चुअल रेजिस्टिव फोर्स पूरे डिस्टेंस में यूनिफॉर्म न भी हो सकती है। एग्जाम में गिवन अजम्पशन, एवरेज वैल्यू और डायरेक्शन क्लियरली मेंशन करना आंसर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फोर्स और कौन सा एक्सेलरेशन यूज किया। अब शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फोर्सेस पर आते हैं। बॉल वॉल से टकराकर बाउंस करती है तो कांटेक्ट टाइम बहुत छोटा होता है और फोर्स बड़ा हो सकता है। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन और ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। क्रिकेटर कैच लेते समय हैंड्स को पीछे खींचता है। बॉल का मोमेंटम चेंज तो लगभग वही रहता है, लेकिन स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाता है क्योंकि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है। सेम चेंज को ज्यादा टाइम में प्रोड्यूस करने पर एवरेज फोर्स कम होती है। फिक्स्ड हैंड से कैच लेना ज्यादा पेनफुल हो सकता है। रिकॉल करो, सेम चेंज इन मोमेंटम को शॉर्टर टाइम में कराने पर फोर्स कैसे होगी? सही, ग्रेटर। यही रीजन है कि इम्पल्सिव फोर्स लार्ज होती है और ड्यूरेशन शॉर्ट। इम्पल्स को फोर्स और टाइम सेपरेटली जानना डिफिकल्ट हो, तब भी मेजरेबल चेंज इन मोमेंटम से कैलकुलेट किया जा सकता है। बैट्समैन बॉल को वापस बॉलर की डायरेक्शन में हिट करता है और स्पीड का मैग्नीट्यूड अनचेंज रहता है। डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। इसलिए इम्पल्स केवल स्पीड डिफरेंस से नहीं, मोमेंटम वेक्टर्स के डिफरेंस से निकालना होगा। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पर आते हैं। सेकेंड लॉ हमें बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट करती है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स आती कहाँ से है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स हमेशा किसी दूसरे बॉडी के इंटरैक्शन से अराइज होती है। यही हमें फोर्स पेयर्स की तरफ ले जाता है। थर्ड लॉ का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर फॉर्म में कहें तो बॉडी ए पर बॉडी बी का फोर्स बॉडी बी पर बॉडी ए के फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट होता है। फोर्स कभी सिंगली नहीं, म्यूचुअल इंटरैक्शन के रूप में आता है। फर्स्ट मिसकंसेप्शन, एक्शन पहले और रिएक्शन बाद में आता है। ऐसा नहीं है, दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियस है। किसी पैर में किसी एक को एक्शन और दूसरे को रिएक्शन कहना सिर्फ नेमिंग है, कोई कॉज इफेक्ट सीक्वेंस इंप्लाई नहीं होती। सेकेंड और सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस सेम बॉडी पर लगती हैं इसलिए कैंसिल हो जाती हैं। गलत, वे डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती हैं। अगर बॉडी ए का मोशन देख रहे हो तो ए पर लगने वाला फोर्स लो, दूसरे फोर्स को ए के फ्री बॉडी डायग्राम में ऐड मत करो। एग्जाम्पल के लिए, अर्थ स्टोन को नीचे खींचती है और स्टोन भी अर्थ को इक्वल ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। अर्थ बहुत मैसिव है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन प्रैक्टिकली नोटिसेबल नहीं दिखता। फोर्स इक्वल है, लेकिन एक्सेलरेशन इक्वल होना जरूरी नहीं क्योंकि मासेस अलग हैं। स्प्रिंग को प्रेस करने पर हैंड स्प्रिंग पर फोर्स लगाता है
और कंप्रेस स्प्रिंग हैंड पर ऑपोजिट फोर्स लगाती है। ये कॉन्टैक्ट पेयर है। ग्रेविटी वाला अर्थस्टोन एग्जाम्पल नॉन कॉन्टैक्ट पेयर है। दोनों केसेस में लॉ का फोकस दो इंटरेक्टिंग बॉडीज पर है, न कि केवल एक ऑब्जेक्ट की मोशन पर। एक क्विक चेक, बुक का वेट और टेबल का नॉर्मल फोर्स इक्वल ऑपोजिट हैं और सेम बुक पर लगते हैं। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, ये बैलेंस्ड फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन थर्ड लॉ पेयर नहीं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर लगनी चाहिए। अब तक न्यूटन के 3 लॉज का रिलेशन देखो। फर्स्ट लॉ जीरो नेट फोर्स की सिचुएशन बताता है। सेकंड लॉ नेट फोर्स और एक्सेलरेशन या मोमेंटम चेंज को रिलेट करता है। थर्ड लॉ बताता है कि फोर्स इंटरैक्शंस में पेयर्स के रूप में आती हैं। तीनों को आइसोलेटेड फैक्ट्स की तरह नहीं, कनेक्टिव फ्रेमवर्क की तरह पढ़ना है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन पर आते हैं। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम बदल सकता है, लेकिन म्यूचुअल इंटरनल फोर्सेस के कारण चेंजेस इक्वल और ऑपोजिट होकर कैंसिल हो जाते हैं। गन और बुलेट इसका फेमिलियर एग्जाम्पल है। फायरिंग के दौरान गन बुलेट पर फोर्स लगाती है और बुलेट गन पर ऑपोजिट फोर्स। सेम टाइम इंटरवल में मोमेंटम चेंजेस ऑपोजिट होते हैं। अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनल बुलेट मोमेंटम और रिकॉइल गन मोमेंटम इक्वल ऑपोजिट होंगे, इसलिए टोटल मोमेंटम जीरो रहेगा। कोलिजन क्वेश्चंस में इनिशियल टोटल मोमेंटम को फाइनल टोटल मोमेंटम के बराबर लिखो। ये कंजर्वेशन इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों कोलिजन्स में वैलिड है, प्रोवाइडेड सिस्टम आइसोलेटेड हो। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की एक्स्ट्रा कंडीशन भी होती है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन अकेले उससे ब्रॉडर प्रिंसिपल है। सुहानी, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि अगर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है तो कोलिजन के दौरान ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि कंजर्वेशन टोटल सिस्टम पर अप्लाई होती है। इंडिविजुअल मोमेंटम एक्सचेंज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन टोटल वेक्टर मोमेंटम पर है, हर ऑब्जेक्ट के मोमेंटम पर नहीं। एग्जैक्टली इसी तरह इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। पार्टिकल रेस्ट में हो सकती है या यूनिफॉर्म मोशन में। दो फोर्सेस हों तो वे इक्वल ऑपोजिट होंगी। तीन कंकरेंट फोर्सेस हों तो उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड्स देखकर नहीं, डायरेक्शंस देखकर एनालिसिस करना है। थ्री फोर्स इक्विलिब्रियम को कंपोनेंट से भी लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का सम जीरो और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम जीरो। वेक्टर पिक्चर में तीन फोर्सेस क्लोज ट्रायंगल बना सकती हैं। ज्यादा फोर्सेस हों तो क्लोज पॉलीगन आइडिया अप्लाई होता है। ये मेथड इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल है। मिनी चैलेंज, रोप के मिड पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है और हैंगिंग मास इक्विलिब्रियम में है। पहले सिस्टम चूज करो, फिर हर पॉइंट पर एक्टिंग फोर्सेस ड्रॉ करो, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स सेपरेटली बैलेंस करो। डायग्राम के बिना सीधे एंगल फॉर्मूला पर जंप करना रिस्की है। अब कॉमन फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। ग्रेविटी डिस्टेंस से एक्ट कर सकती है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस सरफेसेस के कॉन्टैक्ट से अराइज होती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है और सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट को फ्रिक्शन कहते हैं। फोर्स को हमेशा फ्रेज करो, फोर्स ऑन ए बाय बी। टेंशन स्ट्रिंग में आता है और स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग एक्ट करता है। स्प्रिंग कंप्रेस्ड या एक्सटेंडेड हो तो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होता है। स्प्रिंग फोर्स को F इक्वल्स माइनस के एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है, कोई सेपरेट न्यू फोर्स नहीं। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन या इंपेंडिंग रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक बॉडी को रेस्ट में रखती है जब तक अप्लाइड फोर्स उसकी लिमिटिंग वैल्यू से आगे न बढ़े। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। हर क्वेश्चन में सीधे स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स न्यू एस एन मत लिखना, पहले चेक करो मैक्सिमम वैल्यू एक्टिव है या नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट अप्रॉक्सीमेटली म्यू एस एन होती है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इससे कम या इक्वल हो सकती है। मोशन शुरू होने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव स्लाइडिंग को ओपोज करती है और अप्रॉक्सीमेटली म्यू के एन होती है। चैप्टर में म्यू के जनरली म्यू एस से कम बताया गया है। ट्रेन के एक्सेलरेटिंग फ्लोर पर बॉक्स स्टेशनरी रिलेटिव टू ट्रेन दिख सकता है।
लेकिन बॉक्स वास्तव में ट्रेन के साथ एक्सेलरेट कर रहा है। यह हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन स्टैटिक फ्रिक्शन देती है। फ्रिक्शन न हो तो फ्लोर बॉक्स के नीचे स्लिप करेगा और बॉक्स इनर्शिया के कारण अपनी इनिशियल स्टेट मेंटेन करने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन हमेशा बैड नहीं है। मशीन्स में यह पावर डिसिपेट करके हीट प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए लुब्रिकेंट्स और बॉल बेयरिंग्स यूजफुल हैं। लेकिन वॉकिंग, ब्रेकिंग और कार को एक्सेलरेट करने के लिए फ्रिक्शन एसेंशियल है। कार स्लिपरी रोड पर इसलिए स्ट्रगल करती है क्योंकि टायर और रोड के बीच आवश्यक एक्सटर्नल फ्रिक्शन कम हो जाती है। इंक्लाइन प्लेन में वेट को स्लोप के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होता है। इक्विलिब्रियम में पैरेलल कंपोनेंट स्टैटिक फ्रिक्शन से बैलेंस हो सकता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स से। जैसे एंगल बढ़ता है, इंपेंडिंग मोशन के विरुद्ध रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बढ़ती है जब तक लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ जाती। यहाँ एक नेचुरल एडजी स्टडी मूव है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, तो पहले खुद इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन प्रिडिक्ट करो। फिर एडजी के एआई ट्यूटर से स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग चेक कर सकते हो। बस फाइनल आंसर कॉपी मत करना, अपने डायग्राम से एक्सप्लेन भी करना। अब सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड के बावजूद सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहती है, इसलिए एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है। इस एक्सेलरेशन के लिए जो एक्चुअल मटेरियल फोर्स प्रोवाइड करती है उसे सेंट्रिपेटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रिपेटल फोर्स कोई अलग नई फोर्स नहीं है। स्टोन को स्ट्रिंग से सर्कल में घुमाने पर सेंट्रिपेटल फोर्स टेंशन देती है। प्लैनेट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स यह रोल निभाती है। हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्निंग कार के लिए फ्रिक्शन सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है। हर सर्कुलर मोशन क्वेश्चन में पूछो, सेंटर की तरफ एक्चुअल फोर्स कौन दे रहा है? कार की लेवल रोड पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए नॉर्मल फोर्स वेट को बैलेंस करती है। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन इनवर्ट डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। कंडीशन से मैक्सिमम स्पीड डिपेंड करती है स्टैटिक फ्रिक्शन, रेडियस और ग्रेविटी पर, और मास कैंसल हो सकती है। बैंक रोड का पर्पस फ्रिक्शन की डिपेंडेंस कम करना है। नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करता है। एक ऑप्टिमम स्पीड पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ सकती। एग्जाम में फोर्स डायरेक्शंस और कंपोनेंट्स पहले लिखो, फॉर्मूला बाद में, वरना बैंक एंगल और फ्रिक्शन डायरेक्शन में मिस्टेक जल्दी होती है। सर्कुलर मोशन का क्विक चेक, स्ट्रिंग टूटते ही स्टोन रेडियली आउटवर्ड जाएगा या टेंजेंट के अलोंग। करेक्ट प्रेडिक्शन टेंजेंट डायरेक्शन है, क्योंकि स्ट्रिंग हटने के बाद इनवर्ट सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं रहती। स्टोन उस इंस्टेंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग आगे बढ़ेगा, जबकि प्रीवियस सर्कुलर पाथ मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब मैकेनिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड। पहले पूरे असेंबली का स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ, फिर कन्वीनियंट सिस्टम चूज करो। सिस्टम पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एनवायरनमेंट पर सिस्टम के फोर्सेस डायग्राम में इंक्लूड मत करो। यह सिलेक्शन ही सॉल्यूशन का आधा हिस्सा है। फ्री बॉडी डायग्राम का अर्थ फोर्स फ्री बॉडी नहीं है। इसका अर्थ है कि चोजन सिस्टम को अलग करके उस पर एक्टिंग फोर्सेस दिखाए गए हैं। गिवन मैग्नीट्यूड्स और श्योर डायरेक्शंस मार्क करो, बाकी को अननोन्स रखो। स्ट्रिंग टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग होगी, नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल। अगर दूसरा बॉडी भी एनालाइज करना हो तो उसका अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। न्यूटन्स थर्ड लॉ याद रखो, ए पर बी का फोर्स और बी पर ए का फोर्स इक्वल ऑपोजिट होंगे। लेकिन एक बॉडी के डायग्राम में दूसरे बॉडी पर लगने वाला म्यूचुअल फोर्स नहीं डाला है। यही इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स डिस्टिंक्शन क्लियर करता है। अब फाइनल ओरिएंटेशन क्यू हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। चैप्टर को प्रॉब्लम सॉल्विंग लेंस से देखो। हर क्वेश्चन में पहले सिस्टम, फिर फोर्सेस, फिर डायरेक्शन कन्वेंशन, फिर न्यूटन्स लॉ या मोमेंटम प्रिंसिपल। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले यह 4 स्टेप रूटीन लिखना केयरलेस साइन एरर्स को बहुत कम करता है। आज की फाइनल एक्टिव रिकॉल लिस्ट सुनो और मन में आंसर दो। एरिस्टोटल कहाँ गलत था? इनर्शिया क्या रेजिस्ट करती है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? सेकंड लॉ में एफ किस फोर्स को कहते हैं? इम्पल्स किसके बराबर है? थर्ड लॉ पेयर सेम बॉडी पर लगती है,
या डिफरेंट बॉडीज पर आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कंजर्व होता है? की रिकैप, जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स मींस जीरो एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी जीरो होना जरूरी नहीं। मोमेंटम P इक्वल्स mv और सेकंड लॉ नेट फोर्स को मोमेंटम चेंज की रेट से जोड़ता है। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है। थर्ड लॉ फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट और डिफरेंट बॉडीज पर लगती हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंसर्व होता है। एक कॉमन मिस्टेक फिर याद रखो, स्टैटिक फ्रिक्शन को हर बार मूव एस एन मत मानना, वह सेल्फ एडजस्टिंग है और केवल लिमिटिंग कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है। दूसरा मिस्टेक, सेंट्रिपेटल फोर्स को अलग फोर्स मत समझना, टेंशन, ग्रेविटी या फ्रिक्शन में से एक्चुअल इनवर्ड फोर्स आइडेंटिफाई करना। अब तुम्हारा कॉन्क्रीट चैलेंज है, नोटबुक में एक बुक ऑन टेबल, एक एक्सेलरेटिंग ट्रेन में बॉक्स और सर्कुलर टर्न लेती कार के 3 फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ। हर डायग्राम में फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय सोर्स लिखो, नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ और एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करो कि कौन सा न्यूटन लॉ सेंट्रल है। अगर चैलेंज करते समय कोई स्टेप अटक जाए तो उसे रटने के बजाय क्वेश्चन बनाकर सोचो, मेरा सिस्टम कौन है, उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी हैं और कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में है। एग्जी में इसी तरह सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग और एक्टिव रिकॉल के साथ अपने डाउट को टेस्ट कर सकते हो। गौरव और सुहानी के साथ ये लॉज ओ एफ मोशन रिविजन यहीं कंप्लीट होता है। याद रखो, मोशन की स्टोरी सिर्फ मूवमेंट की नहीं, इंटरैक्शन और चेंज की स्टोरी है। पहले डायग्राम बनाओ, फिर फोर्स पहचानो, फिर लॉ लगाओ। आराम से रिवाइज करो, अपने आंसर्स खुद एक्सप्लेन करो और अगली बार हम फिर किसी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। एडजी पर सुनने के लिए धन्यवाद और तुम्हारी फिजिक्स जर्नी के लिए बहुत शुभकामनाएं।